हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको यूपी ट्रिपल एस सी जेई 2024 के जो फॉर्म फिल हो रहा है इस समय, उसमें बहुत से बच्चों की क्वेरी आ रही है कि उनके कुछ डाउट्स हैं। उसको हम इस वीडियो में क्लियर करेंगे। जैसे एक डाउट बच्चों का आ रहा है कि ये सामान्य चयन और विशेष चयन दोनों में क्या अंतर है। अभ्यर्थी चूँकि वैकेंसीज सामान्य चयन की कुछ दी हुई है, कुछ विशेष चयन में दी हुई है, तो विद्यार्थियों के मन में कन्फ्यूजन है कि ये सामान्य चयन और विशेष चयन क्या होता है। साथ ही साथ अस्थाई और अस्थाई पद में क्या अंतर है, इसको लेकर कन्फ्यूजन है। इसके अलावा क्या फॉर्म में जात प्रमाण पत्र का नंबर डालना अनिवार्य है, ये भी बहुत पूछा जा रहा है। पेमेंट की समस्या का समाधान क्या है, क्योंकि कुछ कुछ लोगों की पेमेंट जो है फंस जा रही है। साथ साथ फॉर्म में सर्टिफिकेट मार्कशीट में इश्यू डेट की जानकारी के बारे में अभ्यर्थी लगातार बात कर रहे हैं। तो चूँकि मैंने ये जो मैटर है कि फॉर्म सर्टिफिकेट वाला, इसके लिए जब मैंने फॉर्म के लिए वीडियो बनाया था कैसे फॉर्म को फिल करें, तो उससे पूरी जानकारी दी थी, लेकिन फिर भी बच्चों के कन्फ्यूजन बने हुए हैं। इसलिए हम आपको इस वीडियो में इन सभी बिंदुओं पर जो समस्याएं हो रही हैं इसका हल निकालेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। यूपी ट्रिपल एस सी जेई जो है 2024 में जो वैकेंसी आई हुई है, इसमें सामान्य चयन पहला बिंदु को देखते हैं कि सामान्य चयन और विशेष चयन दोनों में क्या अंतर है और दोनों क्या हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने विज्ञापन पे। जो हमारा विज्ञापन है यूपी ट्रिपल एस सी जेई का, उसको पहले देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम यूपी ट्रिपल एस सी के विज्ञापन पर जाएंगे। विज्ञापन पे चलते हैं और यहाँ आपको मैं दिखाता हूँ कि सामान्य चयन और विशेष चयन क्या है। हाँ, तो अब देखिए, यह यूपी ट्रिपल एस सी का विज्ञापन है। इसमें आप देखिए कि यहाँ पर आप देख लीजिए। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है कार्यालय प्रमुख, सिंचाई विभाग, जल संसाधन विभाग, अवर अभियंता सिविल, सामान्य चयन। यहाँ पर देखिए सामान्य चयन लिख दिया गया है। अभी आप इसे कुछ नीचे आएंगे तो जैसे देखिए यहाँ आवासीय एवं शहरी वाले आप देखेंगे, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, कार्यालय प्रमुख अभियंता सिंचाई संसाधन विभाग। यहाँ पर देखिए आवास एवं शहरी विभाग में सामान्य चयन है, और यहाँ पर जब यहाँ देखिए अवर अभियंता सिविल विशेष चयन है। इसके अलावा आवास एवं शहरी नियोजन विभाग अवर अभियंता सिविल विशेष चयन दिया हुआ है। तो इसी को लेकर के बच्चों में कन्फ्यूजन है कि ये सामान्य चयन और विशेष चयन क्या होता है। तो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, सामान्य चयन का मतलब ये होता है, जो आप सामान्य चयन की बात करते हैं, सामान्य चयन यानी इसमें ये कहा जाता है, ये रहता है कि जो भी वैकेंसी आई है, जितने पद आए हुए हैं, उस पद में सामान्य जो कैटेगरी हैं, सब कैटेगरी के लिए पद निर्धारित होते हैं। उसमें मतलब जनरल कैंडिडेट ही भर सकते हैं। जैसे देखिए, ये देखिए सामान्य चयन की बात है, तो यहाँ पर देखिए जनरल की पोस्ट है, एससी की भी है, एसटी की तो नहीं है, ओबीसी की पोस्ट है, ईडब्ल्यूएस की पोस्ट है, यानी टोटल पोस्ट है। यानी सामान्य चयन में सबको चयनित होने का मौका मिलता है। यानी सामान्य चयन में सबको चयनित होने का मौका मिलता है। यानी आप समझ गए कि सामान्य चयन मतलब होता है कि सबको चयनित होने का मौका मिलेगा। लेकिन जो विशेष चयन होता है, जैसे मैं आपको दिखा दूं, तो ये देखिए विशेष चयन की बात है। विशेष चयन में जिस कैटेगरी का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता है,
उसके लिए जो सीटें पिछले वैकेंसीज में नहीं हुई होती हैं उनकी वैकेंसी निकाली जाती है। जैसे देखिए, जैसे हमारे 27% ओबीसी होना चाहिए किसी डिपार्टमेंट में। अगर 27% कोई भर्ती कराई गई, उसमें 27% अभ्यर्थी विशेष 27% वैसे ओबीसी के चयनित नहीं हुए हैं, तो आगे जो वैकेंसी आती है उसमें जो पिछले चयन प्रक्रिया के दौरान जो अभ्यर्थी बचे रह जाते हैं, जिनकी सीट बची हुई, उनका प्रतिनिधित्व नहीं पूरा रहा प्रतिनिधित्व, उनको पूरा करने के लिए विशेष चयन की प्रक्रिया का पालन किया जाता है। इसके तहत जो अनारक्षित की कोई वैकेंसी नहीं आती है, यानी जिन जिन लोगों का प्रतिनिधित्व पूरा होता है उसकी सीट नहीं रहती है। इसमें जो आरक्षित वर्ग हैं उन्हीं की सीटों के को दिखाया जाता है। यानी विशेष चयन में जनरल यानी जो अनरिजर्व कैटेगरी की सीटें हैं वो नहीं रहती हैं। यानी इसमें जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं जिनका प्रतिनिधित्व नहीं पूरा हुआ रहता है, उनकी बची हुई सीटों को ही बैकलॉग वैकेंसीज के रूप में, जिसे आप विशेष चयन कहते हैं, दिया जाता है। ये सामान्य चयन और विशेष चयन की बात इसमें देखिए हो रही है। अब अगर हम विज्ञापन दूसरा खोलें, जो ये तो सेकंड विज्ञापन था, इसमें भी आप देख लेंगे तो वही सामान्य चयन विशेष चयन यही प्रक्रिया रहती है। यानी सामान्य चयन में सभी अभ्यर्थियों को चयनित होने का मौका मिलता है, लेकिन विशेष चयन में जिस वर्ग जिस कैटेगरी का प्रतिनिधित्व पूरा नहीं होता है, सिर्फ उन्हीं की सीटों को ही निकाला जाता है। जैसे देखिए, अब देखिए यहाँ पर देखिए कह रहा है राजकीय निर्माण निगम में विशेष चयन, यानी यहाँ देखिए जनरल की कोई सीट नहीं दिखाएगी, ओबीसी है, एससी है, एसटी है, ईडब्ल्यूएस कोई सीट नहीं है, टोटल सीट है। तो इसी प्रकार से विशेष चयन में ये होता है कि जो विशेष लोग हैं, जिनके जो विशेष कैटेगरी के अभ्यर्थी हैं, उनके लिए सीटें रिजर्व रहती हैं। यानी जैसे ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस, तो अभी ईडब्ल्यूएस तो जल्दी ही बना है तो इसमें तो सीटें अभी नहीं होगा, लेकिन जो ओबीसी, एससी, एसटी हैं, इनके लिए बैकलॉग वैकेंसी पहले से पहले आती रही है और इस बार भी इनकी वैकेंसी जो है, जिसे आप बैकलॉग बोलते हैं यानी विशेष चयन बोलते हैं, वही ये विशेष चयन है। यानी इसमें जनरल अभ्यर्थियों के लिए कोई मौका नहीं मिलता है। जो अभ्यर्थी जनरल कैटेगरी में आते हैं, इसमें जो विशेष जो कैटेगरी वाइज अभ्यर्थी हैं उनके लिए ये वैकेंसीज होती हैं। तो मुझे लगता है कि आप लोग समझ गए होंगे कि सामान्य चयन और विशेष चयन में अंतर क्या है। यानी देखिए, सामान्य चयन का सीधा सा मतलब है जिसमें सभी लोग चयनित हों, और विशेष चयन का मतलब होता है कि जिसमें कुछ विशेष लोग चयनित हो पाएँ, जैसे कैटेगरी वाइज जिसे बोलते हैं। अब हम बात करते हैं कि आपको लोगों को समझ में आ गया कि सामान्य चयन क्या है, विशेष चयन क्या है। दोनों में अंतर मैंने बता दिया कि सामान्य चयन में सामान्य यानी सभी लोग, जो लोग फॉर्म फिल करेंगे सबको बैठने का सबको चयनित होने का मौका मिलेगा, लेकिन विशेष चयन में कुछ विशेष लोगों को, जो कैटेगरी वाइज सीटें हैं, उनके उन अभ्यर्थियों के लिए वैकेंसी आती है। इसे बैकलॉग वैकेंसी भी कहते हैं। यह पहले भी आती थी, आज भी आ रही है। अब अभ्यर्थियों का दूसरा कन्फ्यूजन ये है कि अस्थाई चयन और अस्थाई पद में क्या अंतर है, क्योंकि आपने विज्ञापन को देखा होगा तो वहाँ पर कहीं पर अस्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार के पद दिए गए हैं। मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, पहले आप देख लीजिए, इसका मैं आपको बताऊँगा कि क्या होता है ये चीज़ें। ये देखिए विज्ञापन है। विज्ञापन में जब आप जाएंगे वैकेंसीज वाले कितनी कितनी कहाँ रिक्तियाँ हैं, तो वहाँ पर ये दिखाएगा। यहाँ देखिए, आपको मैं दिखा रहा हूँ। अब देखिए, जैसे लिखा हुआ है लोक निर्माण विभाग अस्थाई अथवा अस्थाई नियुक्ति, अभियुक्ति बोलते हैं इसको। देखिए, अस्थाई अस्थाई लिखा है। यहाँ ग्रामीण अभियंत्रण में अस्थाई लिखा हुआ है, जल निगम में अस्थाई लिखा हुआ है। देखिए, कहीं पर अस्थाई, कहीं पर अस्थाई, कहीं पर अस्थाई तो अस्थाई लिखा हुआ है।
अस्थाई, अस्थाई, अस्थाई। तो मेरा आपको मैं बता देता हूँ इसका मतलब क्या होता है। देखिए, जो अस्थाई या अथवा अस्थाई होता है, पहले बात करते हैं अस्थाई की। जैसे जब आप चयनित हो जाते हैं तो आपका दो अर्थ जो है, परिवीक्षा पीरियड, जिसे आप प्रोविजनरी पीरियड बोलते हैं, इसमें आपका नियुक्ति जो है, आपकी नियुक्ति जो होती है वह अस्थायी तौर पे होती है, जिसमें आपको सिखाया जाता है और इसके बाद एक पेपर लिया जाता है। पेपर में जो अभ्यर्थी पास हो जाते हैं उनको अस्थायी तौर पे नियुक्त कर दिया जाता है, और सामान्यतः सभी लोग इसमें पास हो ही जाते हैं। यानी जैसे आप अगर विभाग में जाएंगे तो आपकी नियुक्ति अस्थायी तौर पे पहले होती है। पहले आपकी नियुक्ति अस्थायी तौर पे होगी, यानी 2 साल आपको ट्रेनिंग पूरी, जिसे आप परिवीक्षा बोलते हैं, परिवीक्षा पीरियड बोलते हैं उसको, प्रोविजनरी पीरियड बोलते कहा जाता है, ये होता है। इसके दौरान आपको सिखाया पढ़ाया जाता है। इस जो आप 1 साल या 2 साल का, हर डिपार्टमेंट अलग अलग इसका प्रोविजनरी पीरियड होता है, लेकिन सामान्यतः 2 साल का ये लिया जाता है प्रोविजनरी पीरियड। इसमें आप जब 2 साल नियुक्त हो जाते हैं, इसके बाद आपको मुख्यालय पर एक परीक्षा होती है, जो आपका मेन, जैसे लखनऊ, आप हम लोग का उत्तर प्रदेश लखनऊ है, तो लखनऊ में एक परीक्षा आयोजित कराई जाती है। इस परीक्षा को पास करना अनिवार्य होता है। जब आप इस परीक्षा को पास कर लेते हैं तब आपकी अस्थायी नियुक्ति कर दी जाती है। यानी जिन जिन डिपार्टमेंट में ये लिखा गया है कि अस्थायी और अस्थायी, उनका यही मतलब है कि पहले आपकी नियुक्ति अस्थायी तौर पे होती है। जब आप प्रोविजनरी पीरियड प्राप्त कर लेते हैं, ट्रेनिंग, यानी सब ट्रेनिंग बोल सकते हैं, जब आप कर लेते हैं तो आपकी नियुक्ति जो है, प्रोविजनरी पीरियड के बाद आपकी नियुक्ति परमानेंटली कर दी जाती है। तब आप अस्थायी कर्मचारी कहलाने लगते हैं। और कुछ डिपार्टमेंट में इस तरह की, मतलब कि वो नहीं होता है, एग्ज़ाम उग्जाम नहीं कराते, कुछ कुछ डिपार्टमेंट डायरेक्ट रख लेते हैं, इसके बाद वो कुछ भी नहीं करते हैं। तो ये हो गया आपका, देख लिए होंगे कि अस्थायी अस्थायी का मतलब मैंने आपको बता दिया कि अस्थायी क्या होता है और अस्थायी क्या होता है। अब बात करते हैं कि आपको मैंने बता दिया कि अस्थाई और अस्थाई, लगभग जिन जिन डिपार्टमेंटों में अस्थाई लिखा गया है उनमें पहले नियुक्ति आपकी अस्थाई तौर पे होती है। आपका ट्रेनिंग पीरियड, जिसे आप परिवीक्षा पीरियड या प्रोविजनरी पीरियड बोलते हैं। इसके बाद एक एग्ज़ाम होता है, जब आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं, डिपार्टमेंटल एग्ज़ाम वो कहलाता है। जब आप क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपकी नियुक्ति परमानेंट कर दी जाती है। यही अंतर होता है अस्थाई और अस्थाई का। और अस्थाई में इस तरह का कोई प्रोविज़न नहीं है, आप गए, ज्वाइन किए, तुरंत आपकी नियुक्ति परमानेंटली कर दी जाती है। अब बात कुछ करते हैं कुछ और बिंदुओं को। कह रहा है, क्या फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र डालना अनिवार्य है? हाँ, आपको फॉर्म में जाति प्रमाण पत्र डालना मैंडेटरी है। अगर आप जाति प्रमाण पत्र नहीं डालते हैं तो आपकी गणना जनरल कैटेगरी में कर ली जाएगी, जिससे आपको नुकसान होगा। इसलिए आप जिस कैटेगरी में आते हैं उसका जाति प्रमाण पत्र जल्द से जल्द बनवा करके, या आपके पास जल्दी नहीं बन पाता है तो आपके पास पुराना ही जो है वो आप डाल दीजिए, लेकिन उसको डाल करके डालिए ज़रूर नंबर आप। अब अगली समस्या है पेमेंट की समस्या का क्या है समाधान। कुछ अभ्यर्थी लगातार कमेंट करके पूछ रहे हैं कि जब वो पेमेंट कर रहे हैं तो अगर पेमेंट नहीं हो रहा है तो वो ऐसा लिख कर आ रहा है कि योर डिपॉजिट ऑफ द पेमेंट इज़ पेंडिंग इनिशिएटेड अगेंस्ट द रजिस्ट्रेशन नंबर, काइंडली प्लीज चेक वेरीफाई योर ट्रांजेक्शन वाया अपडेट योर ट्रांजेक्शन आईडी बाई डबल वेरिफिकेशन मोड ऑफ होम पेज। तो अगर आपने पेमेंट नहीं किया है और आपका भी इस तरह से लिख कर आ रहा है तो आप सबसे पहले जाएंगे अपडेट योर ट्रांजैक्शन बाय डबल वेरिफिकेशन मोड, होम स्क्रीन पर दिया हुआ है, यहाँ पर जा कर के आप वहाँ पर अपना क्लिक करेंगे तो वहाँ से आपका अपडेट मिल जाएगा, तभी जा कर के आपकी पेमेंट सक्सेस हो पाएगी। इसके पहले आपकी पेमेंट सक्सेस होने वाली नहीं है। लेकिन आप कोशिश करिए कि फॉर्म को तुरंत भरिए और पेमेंट करके छुट्टी कर दीजिए। अब अगली अपडेट है फॉर्म में सर्टिफिकेट मार्कशीट में इशू डेट की जानकारी। देखिए, जैसे जब आप फॉर्म को फिल कर रहे हैं
तो जहाँ पर वैकेंसीज के पोस्ट के बारे में डिपार्टमेंट दिया गया है, उसके आगे आपको 3-4 कॉलम दिए गए हैं, जिसमें आपको पहले वाले में तो पीडब्ल्यूडी में आपको हाई स्कूल प्लस डिप्लोमा दोनों भरना है। अन्य जो डिपार्टमेंट है उससे आपका डिप्लोमा से संबंधित चीज़ें भरनी है। तो सबसे पहले आपको आपको यूनिवर्सिटी नेम और चाहे बोर्ड नेम भरना है, यानी जिस बोर्ड से यूनिवर्सिटी आपने पढ़ा है। इसके बाद आपका सर्टिफिकेट नंबर क्या है या रोल नंबर क्या है, दोनों में से एक डालना है। और आपका मार्कशीट, यदि आप सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं तो सर्टिफिकेट की का आपको इशू किया गया है, अगर आप मार्कशीट डालते हैं तो वह आपको कब इशू किया गया है। इसमें जो बच्चे सेमेस्टर में पास हुए हैं उनको बहुत कन्फ्यूजन हो रही है, तो वे एक काम करेंगे, अगर वे छठवें सेमेस्टर की मार्कशीट का रोल नंबर डालते हैं तो उनकी मार्कशीट का कब इशू हुई है उसकी डेट डालेंगे। अगर अभ्यर्थी जो है 6 सेमेस्टर की मार्कशीट का रोल नंबर डालते हैं तो 6 सेमेस्टर की मार्कशीट यानी जो फाइनल मार्कशीट है वह कब इशू हुई है उसको डालना पड़ेगा। लेकिन अगर आप जो आपका डिग्री मिली यानी जो आपका डिप्लोमा मिला हुआ है, अगर आपका सर्टिफिकेट डालते हैं नंबर आप, तो आपको सर्टिफिकेट कब आपको इशू हुआ है उसकी डेट डालना पड़ेगा। आपके सर्टिफिकेट में नीचे डेट लिखी रहती है कि आपको किस डेट को इशू किया गया है। तो अगर आप सर्टिफिकेट का नंबर डालेंगे तो आपके सर्टिफिकेट की डालना पड़ेगी, डेट डालनी पड़ेगी। लेकिन अगर आप फाइनल ईयर या फाइनल सेमेस्टर की मार्कशीट का प्रयोग करते हैं और वहाँ रोल नंबर डालते हैं तो आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट या रोल नंबर के साथ साथ उसकी इशू डेट को लिखना होगा। साथ ही साथ कुछ लोगों के अगर ग्रेड मार्क हैं तो ग्रेडिंग मार्क, नहीं तो आप जो है परसेंटेज डाल के आपको परसेंटेज वहाँ पर कितना प्राप्त किए हैं, कितना पाए हैं, पूरा लिखना पड़ रहा है। तो ये चीज़ें मैं आपको बता दे रहा हूँ इस वीडियो के थ्रू कि इस तरह की चीज़ें हैं। यानी फॉर्म में आप सर्टिफिकेट नंबर और मार्कशीट में इशू डेट की जानकारी यही है कि आपको अगर आप सर्टिफिकेट नंबर डालते हैं तो आपका सर्टिफिकेट कब मिला है उसकी इशू डेट को आप वहाँ लिखेंगे। अगर आप फाइनल ईयर की मार्कशीट का रोल नंबर लिखते हैं तो फाइनल ईयर की मार्कशीट कब इशू हुई है उसको आपको लिखना पड़ेगा। इसके अलावा ये जानकारी मैं आपको और दे देता हूँ कि कुछ अभ्यर्थी जिनके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट नहीं है वे फर्जी तरीके से फॉर्म को भर रहे हैं, तो ये लोग सावधान हो जाएं, वो फॉर्म को ना भरें। और कुछ नॉन-टेक के अभ्यर्थी हैं वो भी फॉर्म को फर्जी तरीके से भर रहे हैं, ऐसी जानकारी मिल रही है। तो वो भी अभ्यर्थी फॉर्म को ना भरें, क्योंकि उनको जब डिबार कर दिया जाएगा तो आने वाली जो वैकेंसियाँ हैं जैसे लेखपाल है, वीडियो है, सेक्रेटरी है, इसके अलावा जो 10+2 पर है, ग्रेजुएशन वैकेंसी आएगी, लोअर है, तो इन भर्तियों के लिए वे डिबार हो जाएंगे तो उनका कोई निकलने वाला मतलब नहीं है। क्योंकि आप जान लीजिए कि जब ये फॉर्म फिल हो जाएगा इसके बाद सर्टिफिकेट अपलोड होगा तो झूठ ही आपका फॉर्म क्यों भर रहे हैं, झूठे भीड़ बढ़ाने कोई मतलब नहीं है। इसलिए आपसे निवेदन है कि जो लोग फर्जी तरीके से फॉर्म को भर रहे हैं वो कृपया ना भरें, नहीं तो अगर उनको 7 साल 8 साल का बैन हो जाएगा तो उनका करियर जो है यूपी ट्रिपल एससी से ख़त्म हो जाएगा। और किसी के बहकावे में आकर के, किसी के चढ़ाने पर आकर के फॉर्म ना भरें। अगर आपके पास डिप्लोमा सर्टिफिकेट तथा पेट का वैलिड स्कोर कार्ड नहीं है तो आप फॉर्म को कृपया ना भरें, नहीं तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी, ऐसा आयोग कह रहा है। यानी आपको अगर डिबार कर दिया जाएगा तो आप जो आपकी वैकेंसी आती है आप उसके लायक भी नहीं बचोगे। इसलिए इस तरह की हरकतों से बचें, जो आपको इस तरह का ज्ञान दे रहे हैं उनसे बचिए, क्योंकि एटलीस्ट इस तरह का कर्तव्य करने से नुकसान आप ही का होगा। एक बार डाटा अगर आपका आयोग के पास पहुंच गया फिर दोबारा आप फॉर्म भरने के लायक नहीं बचोगे। अगर ऐसी जानकारी आयोग को हो जाती है कि आपने मिस जानकारी, उनको फर्जी जानकारी दी है, फर्जी तरीके से फॉर्म को भरा है, तो आपको डिबार कर देंगे। साथ ही साथ आपका आगे से फॉर्म भरने के लिए आप एलिजिबल भी नहीं रह जाओगे, यानी आप जो है यूपी ट्रिपल एससी से हाथ धो बैठोगे। और इसमें मैंने सुना है कि कई नॉन-टेक के लोग भी फॉर्म भर रहे हैं, तो किसी के बहकावे में ना आइए। जो लोग आपको चढ़ा रहे हैं वो खुद फॉर्म नहीं भर रहे हैं, क्योंकि उनके पास पर्याप्त डिग्री नहीं है, पर्याप्त डिप्लोमा नहीं है जिससे वो फॉर्म को भर सकें, और उनके पास वैलिड स्कोर कार्ड भी नहीं है। तो इसलिए वे केवल दूसरे के जलन के तहत ऐसी कार्रवाई कर रहे हैं। तो ऐसे कार्रवाई से आप लोग बचिए, नहीं तो एटलीस्ट नुकसान आप लोगों का ही होने वाला है। थैंक यू, धन्यवाद। आप हमारे
चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर लाइक करते रहिए तथा इसके संबंध में कोई भी अपडेट चाहिए तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछते रहिएगा। थैंक यू।